हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही फेमस, इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, विच इज़ स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेज। ये एक लेक्चर था जिसे डिलीवर किया था जैकस डेरिडा ने इन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी 31 अक्टूबर 1966। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस टॉपिक के बारे में। देखो, इस टॉपिक को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि वेरियस थ्योरीज़ पर डेरिडा ने अपने थॉट्स रखे हैं और इनको लिटरेरी थ्योरी से कनेक्ट भी किया है। वैसे डेरिडा फ़िलासफ़र थे, लिटरेरी क्रिटिक नहीं थे। सो इनके लिटरेरी थ्योरी रिलेटेड व्यूज़ फ़िलासफ़ी के भी कुछ कंसेप्ट से कनेक्टेड हैं। हम इन्हें डिटेल में ना पढ़ते हुए मेनली उन्हीं टर्म्स को समझेंगे जो लिटरेचर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। इससे हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और बेकार की कन्फ्यूजन से भी हम बच जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जब ट्राई करते हैं डेरिडा को समझने की तो एंड में ज़्यादातर रटा लगाना या इस टॉपिक को स्किप करना ही ठीक समझते हैं। रीज़न कि हम या तो सब कुछ समझना चाहते हैं या फिर गिव अप कर देते हैं। बट ये टॉपिक ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। इसके नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने वीडियो में नोट्स को इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ नोट्स में से टॉपिक रिलेटेड टर्म्स ली हैं। डेरिडा के स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले पर वेरियस वीडियोस अवेलेबल हैं, बट हमारे एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो नोट्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, इनमें पैराडॉक्स है। जब वीडियो देखते हैं तो लगता है कि कंसेप्ट तो क्लियर है, लेकिन जब नोट्स पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। आज का वीडियो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से बनाया है। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो पहले ही नोट्स को पढ़ लें या फिर नोटबुक में नोट कर लें, या चाहें तो ये सब बाद में कर लें। चॉइस इज़ योर्स, बट मेन पॉइंट ये है कि आप चाहे रफ नोटबुक साथ में रखें और मेन पॉइंट्स को नोट करते जाएं ताकि कुछ भी मिस नहीं हो। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें जो मैंने आपको नोट्स बताए हैं, मैं इन्हीं नोट्स को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट और नोट्स दोनों ही प्रिपेयर हो जाएंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं हमारे राइटर जैकस डेरिडा के बारे में। डेरिडा का जन्म हुआ था 15 जुलाई 1930 को एल्बायर, अल्जीरिया में। अल्जीरिया उस टाइम फ्रेंच कॉलोनी था। डेरिडा काफ़ी प्रोस्पीरियस जूइश फैमिली से बिलोंग करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली एंटी जूइश एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया और इसकी वजह से डेरिडा को बचपन में ही डिस्क्रिमिनेशन, सप्रेशन झेलना पड़ा। एंड उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो रहा था, तो काइंड ऑफ अनरेस्ट का माहौल था। पब्लिक प्लेसेस पर वायलेंस के इंसिडेंट्स नॉर्मल से हो गए थे और जूइश के साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाने लगा था। डेरिडा के साथ भी ऐसा हुआ। स्कूल के पहले दिन ही इन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया गया। बचपन में ही डेरिडा ने वर्बल और फिज़िकल वायलेंस भी फेस किया। ये सब कुछ एक्सपीरियंस ही वजह रहा कि इन्होंने फ़िलासफ़ी में मार्जिनलाइजेशन एंड सेंट्रलिटी के आइडिया डेवलप किए। अगर दो लाइन में सम अप करूँ इस थियोरी को, तो इसमें डेरिडा इस आइडिया को प्रूव करते हैं कि जो मेन स्ट्रीम है, ये जो मेजॉरिटी है, इसके इक्वल ही इम्पोर्टेंस है माइनॉरिटी की। दैट्स इट। धीरे धीरे डेरिडा आगे बढ़ते गए और एक रिनॉन फिलोसोफर बन गए और लैंग्वेज पर भी इन्होंने अपने थॉट्स रखे। यही रीज़न रहा कि 31 अक्टूबर 1966 में उन्हें हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस ने इनवाइट किया स्ट्रक्चरलिज्म पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में। इसी कॉन्फ्रेंस में डेरिडा ने लेक्चर डिलीवर किया ऑन स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंसेस। आयरनी देखो, कॉन्फ्रेंस थी स्ट्रक्चरलिज्म पर, बट डेरिडा के लेक्चर ने एक तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी स्ट्रक्चरलिज्म पर। बोले तो हिला डाला स्ट्रक्चरलिस्ट को। एंड यहीं से शुरुआत होती है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की। अब इस कंट्रोवर्सी को डिस्कस किया गया है इन द 3 सेमिनल वर्क्स पब्लिश इन 1967 ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड द डिफरेंस, एंड द थर्ड वन इज स्पीच एंड फिनोमिना। सो चलिए अब टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपने फर्स्ट स्लाइड में लिटरेरी थ्योरी की डेफिनेशन देखी होगी, दैट लिटरेरी थ्योरी इज़ अ बॉडी ऑफ आइडियाज़ एंड अ प्रैक्टिस ऑफ स्टडिंग लिटरेचर। बट लिटरेरी थ्योरी लिटरेरी वर्क को रेफ़र नहीं करती, बल्कि ये तो उन थियरीज़ को रेफ़र करती है जिनका यूज़ करके हम समझते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्क का क्या मीनिंग हो सकता है। मीन्स वन कैन इंटरप्रेट अ वर्क ऑफ आर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी की हेल्प से ही हम एग्जामिन कर पाते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड द वर्क।
चलिए अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्टली डेरिडा बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लेंथ ब्रुक्स का द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स जब हमने डिस्कस किया था तो आपको याद होगा कि हमने स्ट्रक्चरलिज्म की बात करी थी कि क्रिटिक किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज को रेफ़र ना करते हुए टेक्स्ट पर ही फोकस करते थे, उस टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को डिकोड करके उसका एनालिसिस करते थे। तो डेरिडा ये क्वेश्चन रेज़ करते हैं कि हम स्ट्रक्चर पर तो फोकस कर रहे हैं टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए, लेकिन क्या किसी ने स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश की? क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि स्ट्रक्चर का भी एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे उन्होंने स्ट्रक्चरैलिटी ऑफ स्ट्रक्चर कहा। तो आप बताओ कि स्ट्रक्चरलिज्म से हम किसी भी टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को तो समझ सकते हैं, लेकिन क्या जिस स्ट्रक्चर से हम टेक्स्ट को समझते हैं, क्या उसी स्ट्रक्चर से हम स्ट्रक्चरलिज्म को समझ सकते हैं? आगे डेरिडा एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रक्चर का कंसेप्ट एपिस्टीम के कंसेप्ट जितना ही पुराना है। एपिस्टीम एक फ़िलोसॉफिकल टर्म है जिसका मीनिंग होता है नॉलेज, साइंस एंड अंडरस्टैंडिंग। रफली कहूँ तो हमारे एंसेस्टर्स ने ऑब्जेक्ट्स को समझकर उन्हें नाम दिया, और डेरिडा यही बोलते हैं कि नाम तो रख दिया, बट वही नाम क्यों रखा, मीन्स स्ट्रक्चर को कैसे समझा। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। अभी आप अपने माइंड में इमेजिन करो एप्पल को। जब आप ये कर रहे हो तो क्या सबके माइंड में एक ही तरह का मीन्स वन साइज़ वन कलर का एप्पल आता है? और ये भी तो ज़रूरी नहीं ना कि दिमाग में इमेजिन किया गया एप्पल फ्रूट ही हो, मोबाइल भी तो हो सकता है। बस यही क्वेश्चन डेरिडा उठाते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम तो रख दिया कि ये एप्पल है, और उसको मीनिंग से कनेक्ट करके भी समझ लिया, बट क्या एप्पल कही जाने वाली उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली डिफ़ाइन किया? नहीं ना। और चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं लैंग्वेज कम पड़ जाती है ऑब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन करने में। जैसे मैं आपको बोल दूं कि रेड कलर का मीडियम साइज़ एप्पल, तो इसके आगे भी हम इसे डिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं कि रेड कलर किस टाइप का, और कंप्लीट रेड या कहीं डार्क या लाइट, और क्या इस एप्पल के साथ लीफ है, और जिन्होंने फ़ोन इमेजिन किया है उनको भी बोलना कि फ्रूट वाला एप्पल। बात इस तरह आगे बढ़ती रहेगी और लास्ट में कंक्लूजन नहीं निकलता। मीन्स स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर को देखा तो पता लगा कि लैंग्वेज में कमी है। अब क्वेश्चन रेज करने के बाद डेरिडा इसे वेरियस आइडियाज़ एंड थियरीज़ के थ्रू प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मतलब पहले स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन रेज किया, फिर स्ट्रक्चर को ही बोल दिया कि इससे क्लियरली नहीं समझा जा सकता किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब डेरिडा बताते हैं स्ट्रक्चर को समझने के लिए ज़रूरी है सेंटर को समझना। चलते हैं फिर एप्पल की तरफ। तो देखो, अभी हम एप्पल की बात कर रहे हैं, तो एप्पल का सेंटर क्या है? एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट। इसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर इसका नाम रखा है, और अब ये सेंटर की वजह से ही वर्ड क्रिएट हुआ है एप्पल। और इस एप्पल को भी आगे हमने कई ईडियम में और यूज़ किया हुआ है, बट एक लिमिट के साथ, एक लिमिट में रहते हुए ही हम इस टर्म का यूज़ करते हैं। तो इसको डेरिडा ने लिमिटेड प्ले बोला है। आगे डेरिडा बात करते हैं सेंटर प्ले का पार्ट है, फिर भी ये प्ले में होने वाले चेंजेस से चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल की अभी हम बात कर रहे हैं, बट क्या ये ऑब्जेक्ट अभी प्रेजेंट है हमारे पास? नहीं ना। दैट्स इट। अब इसी बात को डेरिडा ने सेंटर का पैराडॉक्स कहा है। इसके बाद डेरिडा ये कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं गॉड पर, कि देखो हम मानते हैं कि गॉड ने ये वर्ल्ड बनाया है, लाइफ बनाई है, बट एट द सेम टाइम गॉड इस वर्ल्ड एंड लाइफ में प्रेजेंट नहीं है। मतलब वर्ल्ड एंड लाइफ के सेंटर में ना रहते हुए भी वो हमें गवर्न कर रहे हैं। यहाँ गॉड को सेंटर मानते हुए डेरिडा ने ट्रांसीडेंटल सिग्निफायर कहा है। ट्रांसीडेंटल सिग्निफायर को समझने से पहले हम जानते हैं सोसियोर के कंसेप्ट साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड को। आपको सामने स्लाइड में शो हो रहा होगा कि साइन मीन्स ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये रेड कलर ऑब्जेक्ट, एंड सिग्निफायर मीन्स इस साइन के लिए जो भी वर्ड हम यूज़ करते हैं, इसको प्रोनाउंस करने के लिए साउंड, यहाँ तक कि इसकी इमेज भी सिग्निफायर में इंक्लूड करी जाती है। लास्ट है सिग्निफाइड। तो सिग्निफाइड से मतलब है इस ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड मेंटल कंसेप्ट। मीन्स अभी जो हमारे माइंड में एप्पल की इमेज है वो मेंटल कंसेप्ट है, और एप्पल मीन्स एक फ्रेशनेस का साइन,
फ्रेशनेस को ही सिग्निफाई करता है ना एप्पल, और हेल्थ को भी सिग्निफाई करता है। तो देखो अभी एप्पल से हमने सोश्योर के साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड का कंसेप्ट समझा। तो आपने एक बात पर गौर किया होगा कि एप्पल तो एक्चुअली प्रेजेंट है ना। हम जानते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम एप्पल बोलते हैं, बट क्या गॉड मीन्स ये वर्ड गॉड जो हमने वर्ड सिलेक्ट किया है उस पावर के लिए, उस डिवाइन एंटिटी के लिए, क्या उसके लिए एग्जैक्ट साइन है हमारे पास? मीन्स गॉड को हमने नहीं देखा है बट फिर भी हमने सिग्निफायर बनाया हुआ है, तो ये ट्रांसीडेंटल सिग्निफायर ही हुआ ना। ट्रांसीडेंटल वर्ड मेटाफिजिक्स से रिलेटेड है और इसका मतलब है जो एग्जिस्टेंस और एक्सपीरियंस इस फिज़िकल वर्ल्ड के बियॉन्ड हो, यानी कि इस दुनिया से परे हो, उसे ट्रांसीडेंटल कहेंगे। इस दुनिया के परे एग्जिस्ट करने वाले ऑब्जेक्ट्स को डेरिडा ने ट्रांसीडेंटल सिग्निफायर कहा है। तो लिमिटेड प्ले रिलेटेड था फिज़िकल एग्जिस्टेंस से, बट जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसे क्या कहेंगे? तो इसे डेरिडा ने फ्री प्ले कहा है। अब डेरिडा स्ट्रक्चर्स की हिस्ट्री की बात करते हुए कहते हैं जो सेंटर होता है वो परमानेंट नहीं है, वो बदलता रहता है। मीन्स कोई ज़रूरी नहीं है कि आज किसी सेंटर का जो मीनिंग है वो आने वाले टाइम भी एग्जैक्टली वही रहेगा। सेंटर बदलते रहते हैं टाइम के साथ साथ, और ये एपिस्टेमोलॉजिकली होता है। मतलब जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम पुराने कंसेप्ट से दूर होते चले जाते हैं। इसके एग्जांपल में डेरिडा कहते हैं कि शुरुआत में हमारी सोसाइटी का सेंटर हम गॉड को मानते थे, बट समझ डेवलप होती गई और हमारा सेंटर रीनेसांस मैन और वुमन हो गया। रीनेसांस मैन एक कंसेप्ट है जिसमें रीनेसांस मैन या वुमन उन लोगों को बोला जाता है जो काफ़ी क्लेवर होते हैं और स्किल्ड होते हैं। डेरिडा यहाँ फ़िलॉसफी पर आ गए हैं, मीन्स गॉड को ही सब कुछ मानते रहे, बट इसके बाद जब ह्यूमंस ने खुद को डेवलप किया, स्किल्ड बनाया तो ह्यूमैनिटी का सेंटर कम्प्लीटली रिप्लेस हो गया। बट ये जो रिप्लेसमेंट हुई ये वेरियस परमुटेशंस मीन्स अचानक से गणित लगा कर नहीं हुई है, बट हिस्टोरिकली हुई है। मीन्स पास्ट इवेंट्स से जुड़े रहकर ही सेंटर रिप्लेस होता है। इसे ही डेरिडा ने हिस्टोरिकल सेंस कहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब डेरिडा उस इवेंट को डिफ़ाइन करते हैं जिस दौरान स्ट्रक्चर में डिसरप्शन मींस डिस्टरबेंस और प्रॉब्लम्स जो एक इवेंट को इंटरप्ट करते हैं, और इस इवेंट को डेरिडा ने कंसेप्ट ऑफ रप्चर कहा है। ये तब होता है जब हम स्ट्रक्चरैलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हुए उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जब स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ बात मेटाफिज़िक्स की हो रही है, मीन्स ये वो स्टेज है जब हम अल्टीमेट ट्रूथ को डिस्कवर कर लेते हैं। तब ना ही तो कोई सेंटर रहता है और ना ही इससे कनेक्टेड वर्ड्स एंड मीनिंग्स। हर साइन खुद को दूसरे साइन से डिफ़ाइन करता है। प्रैक्टिकली डेरिडा यहाँ इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, मीन्स अनंत काल में ही ऐसा होगा कि स्ट्रक्चर नहीं रहेगा और हम ट्रूथ जब रिवील कर लेंगे। और कहते हैं कि ये स्टेज पर तो ट्रांसीडेंटल सिग्निफायर को भी अदर साइन से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तब हम जान चुके होंगे कि रियलिटी एक्चुअल में है क्या इस पूरी दुनिया से कनेक्टेड हर स्ट्रक्चर की। मीन्स जब हम डीकंस्ट्रक्ट कर लेंगे अल्टीमेट रियलिटी को तब ये होगा। इसके बाद जब क्वेश्चन पूछा गया कि ये डीसेंटरिंग कब, कहाँ और कैसे होगी, मतलब कोई मेथड तो होगा ना जिससे हम इस इवेंट तक पहुँचेंगे, तो इसका डीकंस्ट्रक्शनिस्ट आंसर देते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई पर्टिकुलर इवेंट और डॉक्ट्राइन में सिद्धांत तो है नहीं, बट 3 नाम लेते हैं कि इनकी थ्योरी के थ्रू हम इस इवेंट तक पहुंच सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है नीशे क्रिटिक ऑफ मेटाफिज़िक्स एंड स्पेशली दैट ऑफ बीइंग एंड ट्रूथ। सेकंड है फ्रूडियन जो क्रिटिक हैं सेल्फ प्रेजेंस के। थर्ड है हेडगर्स डीकंस्ट्रक्शन ऑफ मेटाफिज़िक्स ऑफ ऑन्टोलॉजी ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ बीइंग एज प्रेजेंस। ऑन्टोलॉजी मेटाफिज़िक्स की ही एक ब्रांच है। डेरिडा कहते हैं कि जब ये 3 क्रिटिक्स की थियोरीज रप्चर मीन्स तोड़ देंगी, मीन्स डीकंस्ट्रक्ट कर देंगी जो सेंटर अभी प्रेजेंट है उसको। सिंपल सी बात है कि जब इन थियोरीज़ के सहारे हम जान पाएंगे कि फ़िलहाल हमारा सेंटर क्या है, तो हम हिस्ट्री ऑफ मेटाफिज़िक्स एंड द हिस्ट्री ऑफ डीकंस्ट्रक्शन ऑफ मेटाफिज़िक्स के
यूनिक सर्कल में एंटर कर जाएंगे, मतलब तब ये जानने की शुरुआत हो जाएगी कि ये दोनों हैं क्या। अब यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि डेरिडा स्ट्रक्चर को ख़त्म करने की बात नहीं करते, बल्कि वो तो मानते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। डेरिडा अब बात करते हैं कि सोस्योर के कंसेप्ट ऑफ साइन के बारे में। डेरिडा सोस्योर के कंसेप्ट ऑफ साइन को एक तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं। साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का कंसेप्ट हम पहले ही समझ चुके हैं। तो डेरिडा कहते हैं कि साइन का कंसेप्ट हमेशा इनफ नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ कि इमेजिन अ हाउस, मेरे ये कहने से क्या आप एकदम वही हाउस इमेजिन कर पाओगे, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। बस यही बात डेरिडा कहते हैं कि साइन सिस्टम इनफ नहीं है। सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड मीन्स वर्ड और मेंटल कंसेप्ट का ये जो दोहरापन है, मीन्स ये जो बाइनरी है सिग्निफायर और सिग्निफाइड में ये कम होनी चाहिए। माने जब क्लियरली आप अपनी बात को कह ही नहीं पा रहे हो साइन के थ्रू, तो फिर इसका यूज़ ही क्या है। अब सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का दोहरापन कम करने के लिए डेरिडा दो तरीके बताते हैं। फर्स्ट ये कि ट्रेडिशनल तरीके से इस आर्बिट्रेरी मीन्स ये जो रैंडम या ये जो मनमाना सिस्टम है इसको ठीक करो, ताकि जो कहा जाए एग्जैक्टली वो ही समझा भी जाए, मतलब सारा लैंग्वेज सिस्टम ही दोबारा डिफ़ाइन करो। सेकंड में ये कहते हैं कि या फिर इस आर्बिट्रेरी रिलेशन को ही ख़त्म कर दो। अब यही क्रक्स मीन्स रूट है या जड़ है इस ऐसे की। डेरिडा कहते हैं कि एक नया मोड डेवलप करना चाहिए थिंकिंग का, पुराने तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। यहीं पर फ्रूड, हेडेगर एंड नीशे की थियोरीज इनसफिशेंट पड़ती हैं। ये तीनों यहाँ तक सोच ही नहीं पाए थे स्पीच एंड राइटिंग को फिर से डिफ़ाइन करने का। वो तो एक रियलिटी को डिस्क्लोज करके पूरे स्ट्रक्चर सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर रहे थे। बट डेरिडा तो इस कंसेप्ट को प्रूव करते हैं कि स्ट्रक्चर तो एक तरह से नेसेसरी है नेक्स्ट फेज़ में एंटर करने के लिए। इसके लिए वो एथनोग्राफी का एग्जांपल देते हैं। कल्चर की स्टडी को एथनोग्राफी कहा जाता है कि जैसे एथनोग्राफी ने यूरोप के कल्चर को सभी कल्चर का सेंटर होने की बात को डिसरप्ट कर दिया, मीन्स खारिज कर दिया कि यूरोप जो है सभी कल्चर का सेंटर नहीं है। तो इस बात के ज़रिए एथनोग्राफी ने एथनोसेंट्रिसिटी के एक नए डिस्कोर्स में एंटर किया। कहने का मतलब है नए डायमेंशन में एंटर किया एक पर्टिकुलर फील्ड के। आगे डेरिडा फिर बात करते हैं लेवी स्ट्रॉस के आइडिया ऑफ बाइनरी की, जिसमें स्ट्रॉस मानते हैं कि जो भी फिज़िकली प्रेजेंट है वो नेचर है और जो भी हमने एक्वायर किया है वो कल्चर है, और जो इन दोनों की ओपोजिशन में आता है वो स्कैंडल है। इसको ग्लोबल वार्मिंग से भी समझ सकते हैं, रफली समझ सकते हैं, एग्जैक्ट मत समझना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बट हो तो नेचर में रही है ना। सो ये नेचर है या कल्चर है, तो स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग ये स्कैंडल है। अब डेरिडा इस बाइनरी सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं और एक एग्जांपल देते हैं इंसेस्ट प्रोहिबिशन का, मींस कज़न मैरिज और रिलेशनशिप। डेरिडा कहते हैं कि ये एक ऐसा ट्रेडिशन है जिस पर एक कल्चर के लोग एग्री करते हैं, मींस कज़न मैरिज को गलत मानने वालों को वो गलत मानते हैं। बाइनरी आ गया ना कि एक जगह सही मानते हैं, एक जगह गलत मानने वालों को गलत मानते हैं। बट कुछ कल्चर्स में ये प्रोहिबिटेड है, मीन्स कुछ कल्चर इस प्रोहिबिशन को सही और इसको लीगल मानने वालों को गलत मानते हैं। तो डेरिडा पूछते हैं कि अब आप बताओ इसे सही मानने वालों और गलत मानने वालों के बीच एग्जैक्टली स्कैंडल आप कहाँ पुट करोगे। सो इस आइडिया को भी एक तरह से डिस्ट्रक्ट कर दिया डेरिडा ने। मेन पॉइंट तो ये है कि डेरिडा इन फर्स्ट प्लेस ही स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ इसमें फ्लॉज ढूंढते हैं। स्ट्रक्चर को तो प्रेजेंट होना ही होगा क्रिटिक के लिए। स्ट्रक्चरलिज्म का तो काम ही है स्ट्रक्चर को वैल्यू प्रोवाइड करना। बस इसी बात की वजह से डीकंस्ट्रक्शन ने स्ट्रक्चरलिस्ट की थियोरी को शेक कर दिया था। डीकंस्ट्रक्ट मीन्स एनालाइज करना टेक्स्ट या लिंग्विस्टिक या फिर कंसेप्चुअल सिस्टम को और उसके हिडन मीनिंग को समझना। मेन पॉइंट तो यही है जो हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि डेरिडा स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंट मानते हैं एंड गोल को अचीव करने के लिए, और अगर अल्टीमेट रियलिटी मिल जाए तो फिर हम स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड कर सकते हैं एंड इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं प्ले को समझने के लिए।
अब फिर से एक न्यू टर्म का यूज़ करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी स्ट्रॉस की ही है। अबव मेथड को डेरिडा ने ब्रिकोलाज कहा है और जो इस मेथड को यूज़ करेगा उसे ब्रिकलेर। ब्रिकोलाज का मीनिंग होता है काफ़ी सारी चीज़ों से कुछ कंस्ट्रक्ट करना, क्रिएट करना इन आर्ट एंड लिटरेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्टोरिकल जगहों पर जब कुछ भी मिलता है तो वो इंटैक्ट तो नहीं होता, रिमेनिंग्स ही होते हैं। तो उन सबको किसी भी तरह जोड़कर जब न्यू टर्म या वर्ड उस मिले ऑब्जेक्ट को दिया जाता है तो उसे ब्रिकोलाज कहा जाता है और ऐसा करने वाले को ब्रिकलेर कहते हैं। इसको इन अ सेंस इंजीनियर से कनेक्ट करके देखा जा सकता है, क्योंकि एक इंजीनियर भी तो ऐसा ही करता है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉस। ये डेरिडा नहीं कहते हैं, डेरिडा तो ऐसा मानते ही नहीं हैं। डेरिडा कहते हैं कि देखो हर टेक्स्ट किसी ना किसी आइडिया से या हिस्ट्री से जुड़ा ही होता है और हर डिस्कोर्स में ऐसा होता है, तो इस तरह से तो हर डिस्कोर्स ब्रिकोलाज हो गया, हुआ कि नहीं। और अगर आप ये नहीं मानते कि हर केस में ऐसा हो सकता है तो फिर ये इंजीनियर वाला कंसेप्ट भी तो आपका एक मिथ ही है। मतलब सारा कुछ अल्टीमेट रियलिटी वगैरह समझ कर और जान कर और उसके बाद जब आप प्ले को समझो और उसके बाद प्ले को अपने हिसाब से यूज़ करो तो उसको उस यूज़ करने को डेरिडा ने ब्रिकोलाज कहा है। और यहाँ पर एकदम सिरे से खारिज कर दिया है स्ट्रॉस के कंसेप्ट को। फाइनली डेरिडा ऑब्ज़र्व करते हैं कि दो तरीके हैं स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले को इंटरप्रेट करने के। फर्स्ट तो ये कि ट्रुथ को जानना और ये प्ले वाला चक्कर छोड़ना, एंड सेकंड है प्ले को मान लेना कि ऐसा होता है। फर्स्ट वे के लिए हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है, बट सेकंड वाला भी अब इमर्ज हो रहा है। प्ले हो भी सकता है और नहीं भी, मीन्स एब्सेंस एंड प्रेजेंस दोनों ही पॉसिबल हैं, ये डेरिडा कहते हैं। बट इसके बारे में ज़्यादा कंसर्न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्ले तभी पॉसिबल है जब हम अपनी ट्रूथ को रिवील करने की नीड को गिव अप करें। सिंपली डेरिडा ये कह रहे हैं कि अगर हम ट्रूथ को रिवील करने की कोशिश करेंगे तो ये तो एक इनफाइनाइट प्रोसेस है जो हमेशा ही चलेगी, और ये तभी होगा जब फिलॉसफी बिना कंसेप्ट्स, ओरिएंटेशंस एंड विदाउट कोहेरेंस के होगी। मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। सो फाइनली हुआ क्या कि डेरिडा ने इतना सब कुछ समझाया और लास्ट में कह दिया कि देखो ऐसा मत करो। सो यहाँ पर आकर ही जो है कन्फ्यूजन होती है कि पहले कहा कि स्ट्रक्चर के थ्रू फिर अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्लोज़ करेंगे, फिर प्ले को समझेंगे, बट लास्ट में कह दिया कि मत करो ऐसा। पर चलो खैर कह दिया तो हमने तो टॉपिक कंप्लीट करना था, कर लिया। काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक था बट ख़त्म हो गया और आई होप आपको समझ आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो आप रिपीट कर लेना वीडियो को और नोट्स भी रिवाइज़ कर लेना। काफ़ी अलग कंसेप्ट है और डिफ़िकल्ट काफ़ी ज़्यादा है, वो इसलिए कि बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जिसको इसमें डिस्कस किया गया है, और फिर उन कंसेप्ट्स की भी अपनी एक हिस्ट्री है। मतलब डेरिडा को समझो तो डेरिडा के दिए जो थॉट्स हैं काफ़ी कंसेप्ट्स पर, पहले उनको समझना पड़ता है, फिर उन कंसेप्ट्स को भी अलग से समझना पड़ता है, तो काफ़ी क्योस क्रिएट हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही थी कि डिफ़िकल्टी सही बट नोट्स इस तरह से हों कि शॉर्ट भी हों एंड मार्क्स भी पूरे मिले और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर से नोट्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। नेक्स्ट है आपके सामने MGSU के प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।